like a Hellcat. देखो भाई, ये जो सम है वो दो तरीके से होगा. फर्स्ट वन मेथड FOG एंड GOF इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा दिया हुआ है. तो अगर कोई भी दो का कंपोजिशन इज आइडेंटिटी फंक्शन देन दिस टू आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, मतलब F इनवर्स इज इक्वल टू G हो जाएगा. तो फर्स्ट वन मेथड, ये जो fx है उसका इनवर्स फाइंड कर दो और वो जो इनवर्स आएगा वो आपका G आएगा. अब सर मुझे अगर ये सब मेहनत ना करनी हो तो ये इनवर्स विनवर्स नहीं चेक करना है, तो सिंपल ये वाला लॉजिक ले लो कि FOG इज इक्वल टू आइडेंटिटी तो दिया ही है, GOF हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि G फंक्शन हमारे पास नहीं है. FOG ऑफ x इज इक्वल टू x होने वाला है. ओके क्योंकि FOG इज आइडेंटिटी फंक्शन. अब FOG का मतलब क्या होता है, f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x होगा. तो यस सर होगा. तो यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे x है, fx में यहाँ पे x है तो ये 10x है. तो x की जगह पे रिप्लेस करा, क्या रिप्लेस करा, तो g ऑफ x रिप्लेस करा. तो अगर x की जगह पे g ऑफ x रिप्लेस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10g ऑफ x प्लस 7 इज इक्वल टू x. अब यहाँ से खाली आपको g ऑफ x को सब्जेक्ट बनाना है. तो 10 इंटू जी ऑफ x इज इक्वल टू क्या बन गया, x माइनस 7. तो दैट्स वाई g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन 10. दैट्स इट. अगर f इनवर्स इज इक्वल टू g करा होता तो आपको g ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 10 मिलता. क्वाइट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे y है तो ये y है, x करूंगा तो x हो जाएगा. तो ये बन गया आपका g ऑफ x. और इसमें कुछ भी 1 1 on 2 वाला कुछ भी चक्कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनवर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको जो मेथड समझ में आए यू कैन गो विद दैट मेथड, डजंट मैटर. सेकेंड क्वेश्चन आपसे हो जाएगा. ऐसा एक सम हम लोग कर चुके हैं, इसको थोड़ा प्रॉपरली मैं लिख देता हूँ. f फ्रॉम w टू w. w मीन्स होल नंबर, होल नंबर मीन्स नेचुरल नंबर एंड जीरो. जीरो से लेके 1 2 3 4 5 ऑल दैट दे आर कॉल्ड होल नंबर. अब प्रूव क्या करना है, अब यहाँ पे दिया है fn फंक्शन डिफाइन करके दिया है. तो fn इज इक्वल टू n माइनस 1 इफ n इज ऑड and n plus 1 if n is even. तो ऐसा एक सम हम लोग कर चुके हैं, तो यू कैन इजीली गो विद दैट. ये आप प्रूव कर सकते हो इजीली, है ना. दो केस डिस्कस करने पड़ेंगे, अगर ऑड है तो क्या, अगर इवन है तो क्या, 1 1 के लिए. तो f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2 आ जाएगा दोनों में. ओके फर्दरमोर fn इज इक्वल्स टू y लेके भी आप प्रूव कर सकते हो, या तो फिर ऐसी भी आर्गुमेंट कर सकते हो कि यहाँ पे रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होने वाला है, क्योंकि ऑड नंबर माइनस 1 करोगे, कोई भी ऑड नंबर हो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो इवन आएगा. एंड यहाँ पे इवन नंबर है तो आप इवन नंबर प्लस 1 करोगे तो आपको ऑड नंबर मिलेंगे. मतलब यहाँ पे सारे ऑड इंटीजर्स, यहाँ पे सॉरी ऑड होल नंबर्स, सॉरी यहाँ पे इवन होल नंबर्स एंड यहाँ पे सारे ऑड होल नंबर्स. तो ऑड एंड इवन होल नंबर कंबाइन होके आपका पूरा होल नंबर वाला सेट बन जाएगा. तो फॉर दैट वी कैन से दैट रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, है ना. एंड देन f इनवर्स y फाइंड करना है तो हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 भी होमवर्क में f o f फाइंड करना है, f ऑफ fx. ये हम कर चुके हैं. एक काम करते हैं, चलो रिकॉल कर लेते हैं, f ऑफ fx फाइंड कर लेते हैं. करो तो भी फाइन एंड देन डिस्कस करते हैं अपने. तो आंसर इज x रेज टू 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 3x आएगा. f ऑफ x इज. क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 एग्जाम्पल शायद पूछे तो पूछे, ये याद ही रख लेना आप, हिंट दी है वो. fx इज इक्वल टू x एंड gx इज इक्वल टू मोड x. तो यहाँ पे खाली GOF फाइंड करना है. गिव द टू एग्जांपल f and g such that GOF is इंजेक्टिव but g is not इंजेक्टिव. ये g फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव नहीं है. इंजेक्टिव मतलब क्या था, 1 1. तो ऑब्वियसली g फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि g ऑफ माइनस 1 भी 1 होगा एंड g ऑफ 1 भी 1 होगा. ये दोनों 1 हो रहे हैं लेकिन -1 एंड 1 सेम नहीं है. मतलब g फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन.
बट आपको प्रूव क्या करना है कि GOF जो है वो 1 1 है। तो यहाँ पे GOF ऑफ x फाइंड किया जाए तो दैट इज इक्वल टू G ऑफ fx। तो दैट इज इक्वल टू G ऑफ fx का वैल्यू है x, fx is equal to x and G of x is mod x। तो सर ये वाला Gx is equal to mod x 1 1 नहीं है, पर ये वाला mod x 1 1 है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे f from n to z बोला है, मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर ही आपने लिया है, तो नेचुरल नंबर के ऊपर 1 मॉड्यूलस अप्लाई करोगे आप तो आंसर पॉजिटिव ही रहने वाला है। पर यहाँ पे z to z था, दैट्स वाई ये g फंक्शन 1 1 नहीं है, पर ये वाला GOF जो है वो 1 1 है, क्योंकि ये जो x है दैट इज पॉजिटिव इटसेल्फ। fx इज इक्वल टू x दिया है, x कहाँ से लेना है आपको? f के डोमेन में से। f का डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के ऊपर मॉड्यूलस अप्लाई करोगे तो यहाँ पे g ऑफ x में ये जो x आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। मतलब ये वाले gx के लिए आप g ऑफ -1 फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो x है वो -1 कभी भी होने वाला ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 भी उसके जैसा ये हिंट वाला फंक्शन याद रख लो खाली, fx एंड gx। ओके, तो GOF खाली फाइंड करके देने का उनको, वो ऑन टू आएगा बट f ऑन टू नहीं आएगा। तो f इज ऑब्वियसली नॉट ऑन टू। क्यों? क्योंकि f फ्रॉम n टू n दिया हुआ है एंड fx इज इक्वल टू आपके पास क्या है? तो fx इज इक्वल टू x प्लस 1 है। तो अब कॉमन सेंस की f ऑफ 1 फाइंड करोगे, नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होगा, तो f ऑफ 1 फाइंड करोगे तो 2 आंसर आएगा। मतलब इसका आंसर कभी भी 1 नहीं आ सकता, और इसका आंसर कभी भी 1 नहीं आ सकता, दैट मीन्स कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है जो रेंज आएगा वो। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, दैट्स व्हाई f इज नॉट ऑन टू। बट यहाँ पे GOF करके जो फंक्शन लाओगे उसमें आपके पास सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। तो वो आप ट्राई करना 6 एंड 7, कुछ डाउट हो तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। Okay. Question number 8, quite easy. Given a non-empty set x, consider that P of x, which is the set of all subset of x. P of x means power set of x. We know the definition of the power set. Power set की definition अपने को पता है. Power set मतलब all the subset of x को contain करता हुआ set. That is called power set of x. Okay. Now define the relation R in P of x. Relation define करके दिया हुआ है power set of x में, मतलब for subsets A and B, if A is related to B, then A is subset of B. अगर A set and B set एक दूसरे से relate करते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो A R B, that means A is related to B. तो अगर A सेट एंड B सेट एक दूसरे से रिलेट करते हैं तो we can say, क्या कह सकते हैं अपने, कि A सबसेट ऑफ B होगा तो ही A एंड B एक दूसरे से रिलेट करेगा। तो अब यहाँ पे अगर A सबसेट ऑफ B is the relation between A and B, then we need to prove that R is an equivalence relation। ये जो R है वो equivalence relation है। अब A is related to B, ऐसा हम कब बोल सकते हैं? तो जब A is subset of B होगा, at that time we can say that it is an equivalence relation. अब it is a relation. अब equivalence relation prove करने के लिए क्या था भाई? हमारे पास 3 कंडीशन प्रूव करनी पड़ती थी। First one is reflexive, transitive, reflexive, symmetric and transitive. So first of all we need to show that it is reflexive. Second one we need to show that it is symmetry. Then we have to show that it is trans। हमसे पूछा गया है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, तो हमें ये बताना है, प्रूव नहीं करना, सॉरी। we need to check that is it equivalence or not। ये 3 कंडीशन जो थी उसमें से अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी then we can say that it is
नॉट इक्विवेलेंस ऐसा हम बोल सकते हैं जब अगर एक भी कंडीशन, ये तीन में से कोई एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो आई कैन से दैट इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो A is related to B कब होगा? जब A is subset of B होगा, at that time A is related to B ऐसा हमें दिया हुआ है। हमें पूछा क्या है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, इज इट इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसा पूछा गया है। तो अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो तीन कंडीशन फॉलो करेगा, जैसे बोला वैसे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। ओके, तो यहाँ पे मुझे पता है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए, ये वाला जो रिलेशन है वो सिमेट्री रिलेशन नहीं है। अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो दैट इज नॉट नेसेसरी कि बी सबसेट ऑफ ए होगा। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस करा था वैसे कि लेट्स से सेट ए इज इक्वल टू 1,2, ऐसे कोई एक सेट ले लिया जाए। अब अगर इसके पावर सेट का एलिमेंट ढूंढेंगे तो नल सेट 1 2 देन 1 2 है ना। तो हम यहाँ से कोई भी दो सेट उठाते हैं, एक नल सेट ले लेते हैं, एक 1 ले लेते हैं। तो ये दोनों रिलेशन में है। कैसे? कि यहाँ पे नल सेट लेट्स से दिस इज इक्वल टू x एंड दिस इज इक्वल टू y। तो ये नल सेट जो है इसका सबसेट है। नल सेट इज सबसेट ऑफ सेट 1 है ना। ये इसका सबसेट है, मतलब x सबसेट ऑफ y है। बट हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 इज अ सबसेट ऑफ नल सेट? नो, ऐसा हम नहीं बोल सकते। मतलब x सबसेट ऑफ y होगा लेकिन y सबसेट ऑफ x नहीं होगा। तो हमें सिंपल यहाँ पे वही आर्ग्यूमेंट देनी है, हमें सारे के सारे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी एक नहीं होता देन वी कैन स्टेट दैट इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट हियर A is related to B, that implies A is subset of B, that means A comma B जो है वो belongs to R करेगा, but that is not necessary कि B comma A belongs to R. So that's why not symmetry and therefore not an equivalence. रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। एग्जाम में ये एग्जाम्पल डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज फॉर योर कन्वीनियंसी, ये आपके समझने के लिए है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाइन्थ सम, गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट x, कंसिडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार p of x क्रॉस p of x। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने एक देखा था, ऑर्डर पे लेनी है n क्रॉस n में से, है ना। तो p of x क्रॉस p of x such that a star b is equal to a intersection b for every a comma b in power set of x। मतलब a and b जो सेट आप लोगे वो पावर सेट ऑफ x के एलिमेंट होंगे, सेम एज प्रीवियस सम, जैसे पावर सेट में थे एलिमेंट लेने थे वैसे ही। Where p of x is a power set of x, show that x is an identity element for this operation and x is the only invertible element in p of x with respect to the operation star। अब यहाँ पे देखो भी a स्टार b क्या दिया हुआ है, तो a स्टार b, a and b कोई दो सेट है, तो a स्टार b जो है वो इन दोनों का इंटरसेक्शन है। हमने लास्ट टाइम इनवर्स एंड आइडेंटिटी डिस्कस करा था, तो एक काम करते हैं, लेट ई सेट जो है दैट इज आइडेंटिटी, ओके, ई बी द आइडेंटिटी। तो अब कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है ऐसा हम कब बोल सकते हैं? तो लास्ट टाइम हमने करा था कि 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो 1 इंटू एनीथिंग आप करते हो तो वही नंबर आता है। सेम थिंग, एनीथिंग नंबर इंटू 1 करोगे तो भी वही आंसर आएगा। तो यहाँ पे a स्टार e इज इक्वल टू e स्टार a इज इक्वल टू a वापिस आना चाहिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट कि a स्टार e इज इक्वल्स टू a वापिस आता है। तो a स्टार, स्टार का मतलब क्या समझना है हमें? इन दोनों का इंटरसेक्शन।
तो यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो A स्टार E दैट मीन्स A इंटरसेक्शन E एंड दैट इज इक्वल्स टू A। तो अब ऐसे कोई दो सेट मेरे को बताओ, दैट मीन्स E जो हमें फाइंड करना है वो ऐसा कुछ होना चाहिए कि जिसका कभी भी किसी भी सेट के साथ हम इंटरसेक्शन ले तो हमें वही का वही सेट वापिस मिले। मुझे यहाँ पे ई सेट फाइंड करना है क्योंकि ई इज आइडेंटिटी एंड ई ऐसा सेट है कि जिसका कोई भी सेट के साथ कभी भी आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो आपको वही का वही सेट वापिस मिलेगा ऑलवेज। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ई को हम यूनिवर्सल सेट ले ले। यूनिवर्सल सेट होगा ई तो ही ये सब पॉसिबल है। एंड यहाँ पे गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, मतलब x जो है वो आपका यूनिवर्सल सेट है। तो दैट्स व्हाई e क्या होना चाहिए, तो e x ही होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट ही होना चाहिए, है ना। तो दैट्स व्हाई आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू x, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया अपने को, आइडेंटिटी सेट मिला, x मिला। अब नेक्स्ट क्या था इनवर्स के लिए, लास्ट टाइम डिस्कस करा था कि अगर हम 1/5 को 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होना चाहिए। वैसे ही -2 को अगर हम एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 बोलते हैं तो इन दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बस वही बात हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है कि अगर ऐसा कंसीडर करूं कि लेट सेट f बी द इनवर्स, ये f इनवर्स है, दैट मीन्स a स्टार f करूं कि f स्टार a करूं, हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब e मिलना चाहिए। ओके तो यहाँ पे a स्टार f इज इक्वल्स टू e ले लेते हैं। तो a स्टार f का मतलब क्या हुआ, तो फॉर दिस क्वेश्चन स्टार मतलब इंटरसेक्शन, तो a इंटरसेक्शन f इज इक्वल्स टू e है। ओके और e हमने फाइंड करा हुआ है, आइडेंटिटी हमने फाइंड करा हुआ है x मतलब यूनिवर्सल सेट। तो अब मुझे ऐसा कोई सेट फाइंड करना है कि जिसका इंटरसेक्शन लूं कोई भी सेट के साथ तो आंसर यूनिवर्सल सेट ही तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों यूनिवर्सल सेट हो। तो यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लोगे तो ही यूनिवर्सल सेट आंसर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, दैट मीन्स x इनवर्स इज इक्वल टू x। एंड ऐसा एक ही एलिमेंट निकलेगा कि जिसका इंटरसेक्शन लेने से आपको यूनिवर्सल सेट आंसर मिलता है। ओके so that's why only and only x is invertible, x is only the invertible and x is the identity element and as well as inverse element for this। okay खाली x ही ऐसा है कि जिसके लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि x इनवर्स x इंटरसेक्शन x is equal to x होगा। तो x का ही इनवर्स निकलेगा और किसी भी सेट का इनवर्स नहीं निकलेगा। मैं ऐसा बोलूं कि सेट A का इनवर्स निकालना है, सर जी नहीं पॉसिबल है। B सेट का इंटरसेक्शन निकालना है मुझे इनवर्स, तो सर जी नहीं पॉसिबल है। यूनिवर्सल सेट का निकालना है, लाइक x इज यूनिवर्सल सेट फॉर दिस, तो यहाँ पे खाली यूनिवर्सल सेट का ही इनवर्स पॉसिबल है ड्यू टू दिस रीजन, क्योंकि ऐसा ये करेंगे तो ही हमें यूनिवर्सल सेट आंसर मिलेगा। एंड इसका मतलब होगा कि x इंटरसेक्शन x is equal to x, that means only x is invertible। okay find the number of onto function from the set 1 to n to itself। onto function कितने होंगे 1 to n to itself, खुद के साथ ही पूछा हुआ है। तो देखो तो भी क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, देखो भाई लेट्स से फ्रॉम सेट 1 to n to itself, मतलब यहाँ पे 1 to n को सेट A ले लेते हैं। तो 1 to n to itself मतलब यहाँ पे 1 2 3 टिल कहाँ तक, तो n तक। यहाँ पे 1 2 3 टिल कहाँ तक, तो n तक। ओके
अब यहाँ पे देखो कि ऑन टू फंक्शन कब होगा, तो जब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होगा तब। अब रेंज एंड कोडोमेन कब सेम होगा, जब ये जो कोडोमेन वाला ए है, ये डोमेन वाला ए एंड ये कोडोमेन वाला ए है ना, ये डोमेन है एंड ये कोडोमेन है। तो रेंज में हम आंसर कब लेंगे, सॉरी रेंज में कब आएगा, जब वो आंसर में आएगा तब। तो रेंज क्या होना चाहिए, कोडोमेन होना चाहिए। तो रेंज आपका क्या आना चाहिए, 1 to n आना चाहिए। अब आंसर में 1 कब आएगा, जब ये कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा तब आएगा। मतलब यहाँ पे 1 के पास यहाँ पे कनेक्ट होने के लिए कितने ऑप्शन है, तो यहाँ पे 1 के पास कनेक्ट होने के लिए n ऑप्शन है। तो 1 कैन बी कनेक्टेड बाय n वेज। अगर 1 n वेज से कनेक्ट हो सकता है तो 2 के लिए देखो तो भाई 2, अगर अब देखे 2 सर ना समझा। अब अगर 2 के लिए सोचते हैं अपने कि 2 के पास कितने ऑप्शन है, तो अगर 2 के पास यहाँ पे जो n एलिमेंट्स थे, अगर वो 3 के साथ वापिस से कनेक्ट होगा, यहाँ पे ही कनेक्ट होगा, तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा, क्योंकि डोमेन में से 2 एरो नहीं निकलने चाहिए तो ही वो फंक्शन बनेगा। हमें तो फंक्शन बनाना है और वो भी ऑन टू वाला फंक्शन बनाना है। मतलब ये जो 2 है वो 3 के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो 2 कैन बी कनेक्टेड बाय n-1 वे। अब ऐसे ही सोचे कि ये 3 कैसे कितने वे से कनेक्ट होगा, तो n-2 वे से, टिल ये लास्ट वाला एलिमेंट जब बचेगा तो एक ही एलिमेंट बचा होगा इसमें से जिसके साथ उसको कनेक्ट होना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया भाई, n फैक्टोरियल हो गया, 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट। तो वी कैन से दैट इट इज n फैक्टोरियल। तो हाउ मेनी ऑन टू फंक्शंस आर देयर, तो देयर आर n फैक्टोरियल ऑन टू फंक्शन। कब, अगर a2a है तो itself, अगर खुद के साथ ही पूछा हुआ है तो, अगर a2b है तो नहीं, अगर खुद के साथ है तो ही। क्वेश्चन 11 इजी है, इनवर्स फाइंड करना है इफ इट इज एग्जिस्ट। एग्जिस्ट कब करेगा, अगर 1 1 एंड ऑन टू है तो यहाँ पे फ्रॉम s to t दिया हुआ है। देखो a3 b2 c1, a3 के साथ कनेक्टेड है, b2 के साथ कनेक्टेड है एंड c1 के साथ कनेक्टेड है। ओके, तो ये 1 1 है, ऑन टू भी है, क्योंकि इसका रेंज जो है रेंज 3 to 1, मतलब रेंज एंड कोडोमेन सेम हो गया। तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स हमें फाइंड करना है, तो इट इज क्वाइट इजी। तो f ऑफ f इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, a, 3 b, 2, तो इसका उल्टा कर दो खाली, तो वो f इनवर्स बन जाएगा। तो f इनवर्स इज इक्वल्स टू 3, a, 2, b एंड 1, c। दैट्स इट, ये f इनवर्स बन गया। एंड 1 में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि कोडोमेन में 3 है, रेंज में 3 नहीं आने वाला है ना। तो रेंज में 3 नहीं आएगा, बट कोडोमेन में हमारे पास 3 है, दैट्स व्हाई फंक्शन इज नॉट ऑन टू। और अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो क्या होगा, दैट्स व्हाई इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो सेकंड का इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, फर्स्ट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और ये रहा फर्स्ट का इनवर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार एंड ओ। दो रिलेशन बाइनरी ऑपरेशन दिए, एक स्टार दिया एक ओ दिया है, दोनों r क्रॉस r2 r दिया हुआ है। अब स्टार क्या है, तो स्टार इज मॉड्यूलस फंक्शन। a स्टार b मीन्स a माइनस b का मॉड्यूलस, एंड AOB का मतलब क्या लेना है आपको कि O के लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट होगा वो आपका आंसर आएगा। अब ऐसा प्रूव करो कि स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव एंड O इज एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव।
ओ कम्यूटेटिव नहीं हो, सॉरी ओ एसोसिएटिव हो रहा है पर कम्यूटेटिव नहीं हो रहा है, एंड स्टार कम्यूटेटिव हो रहा है पर एसोसिएटिव नहीं हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्टार बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस बी। अब यहाँ पे मोड ऑफ ए माइनस बी को हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल दो तो बी माइनस ए। तो अगर ऐसा आप लिख सकते हो तो ये मॉड्यूलस ऑफ बी माइनस ए बन गया, विच इज इक्वल टू बी स्टार ए। ओके, अदरवाइज आप यहाँ पे एक काम करो, जनरलाइज वैल्यू लेके ही काम कर लेते हैं, 2 स्टार 3 एंड 3 स्टार 2, क्योंकि आर क्रॉस आर में आर क्रॉस आर 2 आर बोला हुआ है। तो लेट्स से 2 स्टार 3 फाइंड करते हैं। तो 2 स्टार 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, मोड ऑफ 2 माइनस 3, एंड मोड ऑफ 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब 3 स्टार 2, तो 3 स्टार 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, मोड ऑफ 3 माइनस 2। तो मोड ऑफ 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। तो इट इज कम्यूटेटिव। अब ये कम्यूटेटिव है पर एसोसिएटिव नहीं है, ऐसा प्रूव करना है। एंड सेकेंड वन क्वेश्चन जो है वो ओ जो है वो ओ इज एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव। तो यहाँ पे 2 स्टार 3 स्टार 4 दैट इज इक्वल्स टू 2 स्टार 3 का आंसर 1 आया, ये रहा हमारे पास। अब 1 स्टार 4, तो 1 स्टार 4 मतलब मोड ऑफ 1 माइनस 4, एंड मोड ऑफ 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। अब एसोसिएटिव के लिए दूसरा ये चेक करना पड़ेगा, 2 स्टार 3 स्टार 4, तो दैट इज इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार 4 का मतलब क्या, तो 3 स्टार 4 का मतलब मॉड्यूलस ऑफ 3 माइनस 4। तो मॉड्यूलस ऑफ 3 माइनस 4, तो दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या बचेगा आपके पास, 2 स्टार 1, एंड 2 स्टार 1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 2 माइनस 1, तो दैट इज इक्वल टू 1। ये दोनों सेम नहीं है, दैट्स व्हाई नॉट एसोसिएटिव। ओके, ये नॉट एसोसिएटिव। अब नेक्स्ट वन ओ। तो ए ओ बी का आंसर, ए ओ बी का आंसर ए दिया हुआ है, तो अब बी ओ ए का आंसर क्या आएगा, तो बी आएगा, कॉमन सेंस। ओ के लेफ्ट साइड पे जो है वो आपका आंसर है, तो ए ओ बी का आंसर है तो बी ओ ए का आंसर बी, तो नॉट कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव नहीं है। अब नेक्स्ट वन एसोसिएटिव, तो क्या था, ए ओ बी ओ सी। तो ए ओ बी का आंसर क्या आया, ए आया, ए ओ सी। तो ए ओ सी का आंसर क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि ओ के लेफ्ट साइड पे ए है। नेक्स्ट हमें क्या देखना था, ए ओ बी ओ सी। तो बी ओ सी का आंसर क्या आया, बी आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे बी है, एंड ए ओ बी में लेफ्ट साइड पे ए है, दैट्स व्हाई ए। अब ये बी ओ सी का आंसर लाना वैसे तो जरूरी नहीं था, क्योंकि ओ के लेफ्ट साइड पे ए ही है, तो इसका आंसर ए ही आने वाला है। ओके, तो इट इज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव हुआ। अब यहाँ पे ये कम्यूटेटिव नहीं था पर ये एसोसिएटिव है ना, तो नॉट कम्यूटेटिव बट एसोसिएटिव। ओके, अब फर्दर शो दैट ये दोनों इक्वल होंगे, ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी ओ ए स्टार बी, ऐसा होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे सी होना चाहिए शायद, तक देख लेते हैं, मिसप्रिंट है कुछ। लेट्स स्टार्ट विद दैट, ए स्टार बी ओ सी। तो ए स्टार बी ओ सी का मतलब क्या लेना है, तो लेफ्ट साइड पे जो होगा वो आप आंसर लोगे, ओके। तो ओके लेफ्ट साइड पे बी है, तो इट इज ए स्टार बी। अब ए स्टार बी का आंसर क्या है, तो मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी, लाइक दिस, ये एलएचएस हुआ। अब आरएचएस मैं यहाँ पे ए स्टार सी लेके करता हूँ, देखता हूँ सही आंसर आता है कि नहीं, क्योंकि ए स्टार बी ओ ए स्टार बी तो नहीं होगा,
मिसप्रिंट है कुछ क्वेश्चन में, तो ए स्टार बी ओ ए स्टार, वैसे ए स्टार बी ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सी ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट अकॉर्डिंग टू दिस स्टार इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओ, तो यहाँ पे सी ही होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से, बाकी कोई वैसे तो फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है सर? क्योंकि ओ में लेफ्ट साइड पे जो आंसर होगा वही आपको लेना है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आंसर क्या है, तो ए स्टार बी, तो a star b is equal to mod of a minus b, so that is equal to LHS, so that's why proved LHS equal to RHS। जनरली ऐसा होता है तो कि कम्यूटेटिव नहीं होगा तो एसोसिएटिव नहीं ही होता है, बट दिस इज ओ वाला एक्सेप्शनल केस कि जिसमें यहाँ पे कम्यूटेटिव नहीं हो रहा है बट एसोसिएटिव हो रहा है। हिंट आप ही एवरी डे ट्राई करो, अकॉर्डिंग टू द हिंट ट्राई करो, सिंपल है, बहुत कुछ खास नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 13, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, लेट स्टार बी द ऑपरेशन p of x क्रॉस p of x टू p of x डिफाइन एज a स्टार b का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि a स्टार b इज इक्वल्स टू a माइनस b यूनियन b माइनस a। अब प्रूव करना है कि नल सेट जो है वो आइडेंटिटी है, तो अगर हमने यहाँ पे सोचा था कि a स्टार e इज इक्वल्स टू, अगर a वापिस आता है एंड सेम वे e स्टार a इज इक्वल टू भी a वापिस आना चाहिए, देन एंड ओनली देन वी कैन से दैट e इज आइडेंटिटी। यहाँ पे क्या दिया है, नल सेट इज आइडेंटिटी, ऐसा प्रूव करना है। तो एक काम कर देते हैं, a स्टार नल सेट फाइंड करते हैं एंड सेम वे नल सेट स्टार a फाइंड करते हैं। ये दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, a वापिस आना चाहिए। तो a स्टार नल सेट, तो यहाँ पे b की जगह पे हमें रिप्लेस करना है नल सेट, तो जहां जहां b है वहां नल सेट रिप्लेस कर दो, तो ये a माइनस नल सेट यूनियन नल सेट माइनस a, ऐसा। तो a में से नल सेट निकालना है, नल सेट के कितने एलिमेंट होते हैं, एक भी एलिमेंट नहीं होता है, तो a में से हम कुछ भी नहीं निकाल रहे, तो आंसर a बचेगा। यूनियन नल सेट में से a निकाल रहे हो, नल सेट मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है में से आप कुछ भी निकालोगे तो क्या बचेगा, तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये फाइनली बचा नल सेट माइनस a नल सेट ही होगा, तो a यूनियन नल सेट इज इक्वल टू a। प्रूव हो गया कि a स्टार नल सेट इज इक्वल टू a होता है। अब सिमिलरली हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि नल सेट स्टार a ये भी a होना चाहिए, ये मुझे प्रूव करना है। तो लेट्स से दैट नल सेट स्टार a, तो यहाँ पे a की जगह पे नल सेट दिया है, b की जगह पे a दिया है, तो जहां जहां a है वहां मैं नल सेट लिख दूंगा, मतलब यहाँ पे नल सेट माइनस b की जगह पे a, तो नल सेट माइनस a यूनियन a माइनस नल सेट। तो नल सेट मतलब कुछ भी नहीं है, उसमें से a निकालो तो कुछ भी नहीं है, इसका यूनियन किसके साथ, a में से कुछ नहीं निकालना है तो a ही बचेगा, तो नल सेट यूनियन a करो तो a ही आने वाला है, तो देयरफॉर नल सेट इज आइडेंटिटी। ये प्रूव हो गया। ओके, अब इनवर्स के लिए हम क्या करते थे कि कोई भी एलिमेंट अगर हम इनवर्स बोलते हैं, लेट f बी द इनवर्स, तो a स्टार f इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, e आना चाहिए। e मतलब क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है कि इनवर्स जो है a का इनवर्स वो खुद है, a इनवर्स इज इक्वल टू a इटसेल्फ, ऐसा मुझे प्रूव करना है। मतलब ये जो f है वो a है, ऐसा। तो क्या करना पड़ेगा हमें कि a स्टार a इज इक्वल टू नल सेट लाना पड़ेगा, है ना। a स्टार a इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, एंड आइडेंटिटी एलिमेंट इज नल सेट फॉर दिस, ये मुझे प्रूव करना पड़ेगा। तो LHS ले लेते हैं, a स्टार a, तो जहां जहां b है वहां a प्लेस करो, तो a माइनस a यूनियन a माइनस a, तो a माइनस a इज इक्वल टू नल सेट यूनियन a माइनस a इज इक्वल टू नल सेट, तो नल सेट यूनियन नल सेट इज इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास, नल सेट ही बचेगा। तो यहाँ पे इज इक्वल टू RHS आ गया, जो प्रूव करना था वो।
So that's why we can say that कि A inverse is equal to A होगा, hence proved. Define a binary operation star on set 0, 1, 2, 3, 4, 5 as A star B is equal to A plus B if अगर उनका समेशन लेस देन 6 हुआ तो। अगर उनका समेशन यहाँ पे A प्लस बी माइनस 6 होता है, कब? जब उनका समेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 होगा तब। Show that 0 is an identity element for this operation and each element of set A is invertible with 6 minus A being of inverse of A। मतलब प्रूव क्या करना है, तो E is equal to 0, 0 is identity element and F मतलब A inverse is equals to 6 minus A होगा, ऐसा मुझे प्रूव करना है कि यहाँ पे जो A इनवर्स फाइंड करूंगा वो मेरा 6 माइनस A होगा। क्वेश्चन समझ में? सॉल्विंग दिस एक काम करते हैं, टेबल बना देते हैं, बाइनरी ऑपरेशन टेबल। देखो 0 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 प्लेस कर दिया जाए। तो ऐसे 0 1 2 3 4 5 रख दिया। अब यहाँ पे A प्लस बी करना है, कब? अगर A प्लस बी इज लेस देन 6। तो यहाँ पे देखो मैं 0 और 0 के बीच में लेता हूँ, मतलब 0 प्लस 0 तो दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि A प्लस बी अगर लेस देन 6 है तो ये 0 इज लेस देन 6, तो यहाँ पे 0 आंसर ही आएगा। देन अगर यहाँ पे 0 एंड 1 लेंगे, 0 स्टार 1, तो A की जगह पे 0, B की जगह पे 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 0 प्लस 1 तो दैट इज इक्वल टू 1। सेम वे यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ऐसा ही आएगा। ओके, यहाँ पे A की जगह पे 0 रखो एंड B की जगह पे 5 रखो, तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा 0 स्टार 5 का। तो 0 स्टार 5 0 प्लस 5, क्योंकि इन दोनों का समेशन लेस देन 6 हो रहा है, दैट्स वाई A प्लस बी ही करना है। अब यहाँ पे 1 स्टार 0 मतलब 1 स्टार 0, A की जगह पे 1 रखना पड़ेगा, B की जगह पे 0 रखना पड़ेगा, तो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। देन 1 स्टार 1 इज इक्वल टू 2, 1 स्टार 2 इज 3 4 5। 1 स्टार 5 का आंसर क्या आएगा? तो 1 स्टार 5 इन दोनों का समेशन क्या है? तो समेशन 6 है। अगर समेशन जो है वो 6 या 6 से ज्यादा होता है तो वी हैव टू कंसीडर A प्लस बी माइनस 6, मतलब यहाँ पे A प्लस बी करा माइनस 6, तो आंसर क्या आएगा इसका? 0 आएगा, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। ओके, देन यहाँ पे अब 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 स्टार 0 मतलब 2 प्लस 0 तो 2, 2 प्लस 1 तो 3, 2 प्लस 2 तो 4, 2 प्लस 3 तो 5, 2 प्लस 4 तो 2 स्टार 4, 2 स्टार 4 मतलब क्या हुआ? 2 प्लस 4, तो 2 प्लस 4 जो है वो 6 या 6 से बड़ा, तो माइनस 6, दैट्स वाई इट इज इक्वल्स टू 0। अब 2 स्टार 5 देखेंगे, तो 2 स्टार 5 क्या आएगा? तो 2 स्टार 5 मतलब 2 प्लस 5 ग्रेटर देन 6 है, यस सर, तो माइनस 6 करना पड़ेगा। तो 2 प्लस 5 7, 7 माइनस 6 क्या होगा? तो 1 होगा, ऐसे। अब 3 स्टार 0, तो 3 स्टार 0 इज 3, 3 स्टार 1 इज 4, 3 स्टार 2 इज 5, 3 स्टार 3 6 हो रहा है, तो 6 माइनस 6 करो तो 0 हो जाएगा। 3 स्टार 4, तो 3 स्टार 4 का आंसर क्या आया करेंगे हम? 3 स्टार 4 मतलब 3 प्लस 4, तो 3 प्लस 4 7 ग्रेटर देन 6 हो गया, तो माइनस 6 करना पड़ेगा। तो माइनस 6 करोगे तो क्या आंसर आएगा? 3 plus 4 7, 7 minus 6 is 1। सेम थिंग यहाँ पे 3 स्टार 5, तो 3 plus 5 8, 8 minus 6 तो 2। माइनस 6 कब करना है? जब दोनों का समेशन 6 या 6 से ज्यादा हो जाए तब। 4 स्टार 0 4, 4 स्टार 1 4 plus 1 5, देन 4 स्टार 2, तो 4 plus 2 6, 6 minus 6 तो 0, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। अब यहाँ पे 5 स्टार 0, तो 5 प्लस 0 5, देन 5 स्टार 1, तो 5 प्लस 1 इज 6, माइनस 6 करना पड़ेगा, तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। फिर क्या करना है? 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब यहाँ पे देखो 0 वाला रो देखो एंड 0 वाला कॉलम देखो।
जीरो वाला रो क्यों देखना है, क्योंकि 0 स्टार 0 लिया तो 0 आया, 0 स्टार 1 लिया तो 1 आया, 0 स्टार 2 लिया तो 2 आया, 0 स्टार 3 लिया तो 3 आया, 0 स्टार 4 लिया तो 4 आया, 0 स्टार 5 लिया तो 5 आया। मतलब 0 के साथ किसी का भी स्टार वही का वही एलिमेंट आता है ना। अब यहाँ पे कॉलम देखो, 0 वाला कॉलम क्यों देखना है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट का स्टार 0 के साथ, लाइक 1 स्टार 0 करा तो 1 आया, 2 स्टार 0 करा तो 2 आया, 3 स्टार 0 करा तो 3 आया, 4 स्टार 0 करा तो 4 आया, 5 स्टार 0 करा तो 5 आया, वही का वही एलिमेंट वापिस आया। दोनों तरीके में वही का वही आना चाहिए। 0 स्टार कोई एलिमेंट करो तो भी वही एलिमेंट आना चाहिए, कोई एलिमेंट स्टार 0 करो तो भी वही एलिमेंट आंसर आना चाहिए। then and only then we can say that it is identity। तो आपको ये टेबल बना के सिंपल इतना लिख देना है कि from above table we can deduce that 0 is identity। यहाँ से 0 identity deduce हो गया। ओके, तो from the table we can say that 0 is identity। अब 0 आइडेंटिटी प्रूव हो गया। आगे क्या था हमें प्रूव करना कि इनवर्स होना चाहिए। क्या इनवर्स होना चाहिए, तो 6 माइनस ए बी द इनवर्स। ओके, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, तो 6 माइनस ए बी द इनवर्स, ऐसा मुझे प्रूव करना है यहाँ पे। तो इनवर्स कब कहलाएगा, जब एक दूसरे का, अब हम यहाँ पे ए स्टार बी ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स कब कहलाएंगे, जब आंसर ई आएगा तो। और यहाँ पे ई मतलब क्या, तो 0 आना चाहिए क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है। तो अब यहाँ पे हम जहां जहां 0 आता है ना वो देखो टेबल में। तो टेबल में 0 कहाँ पे आता है, देखो यहाँ पे आया एक, तो यहाँ पे आया एक, तो देन यहाँ पे आया, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 1 स्टार 5 करा तो आंसर 0 आता है। तो अगर मैं ए की वैल्यू 1 लेता हूं तो अकॉर्डिंग टू दिस ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए इनवर्स इज इक्वल टू 6 माइनस ए होना चाहिए। तो 6 माइनस 1 तो 5 होना चाहिए। देखो तो भाई 1 स्टार 5 में ही 0 आता है। देन अगर मैं ए की वैल्यू 2 लेता हूं तो 2 स्टार किसमें 0 आता है, तो 2 स्टार 4 इज इक्वल टू 0 आता है। तो अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 2 प्लेस करता हूं तो 2 इनवर्स इज इक्वल टू 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो देखो तो भाई 2 स्टार 4 ही 0 हो रहा है ना। तो सेम हमें यहाँ पे यही स्टेटमेंट कंटिन्यू रखना है कि 0 इज आइडेंटिटी एंड 6 minus a is inverse। Proved। Question number 15 quite easy, ये आप लोग होमवर्क में कर देना। a is equal to -1 0 1 2 and b is equal to -4 -2 0 2। f and g दोनों फंक्शन a to b है, मतलब f from a to b as well as g from a to b। देन fx एंड gx अपने को डिफाइन करके दिया है, r f एंड g इक्वल ऐसा पूछा हुआ है। तो आपको सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे डोमेन कौन सा है दोनों का डोमेन a है। दोनों फंक्शन फाइंड करो, मतलब f ऑफ -1 फाइंड करो, तो -1 यहाँ पे रखो एंड g ऑफ -1 फाइंड करो। सेम थिंग f ऑफ 0 f ऑफ 1 f ऑफ 2 फाइंड करो, g ऑफ -1 g ऑफ 0 g ऑफ 1 एंड g ऑफ 2 फाइंड करो। दोनों सेट जो आंसर के आएंगे वो दोनों सेट सेम होने चाहिए। अगर ऐसा होता है देन वी कैन से दैट f एंड g आर इक्वल फंक्शन। अगर ऐसा नहीं होता है देन f एंड g आर नॉट इक्वल फंक्शन। 16th MCQ, a is equal to 1 2 3 the number of relation containing 1 2 and 1 3 which are reflexive and symmetry but not transitive। reflexive symmetry होना चाहिए but transitive नहीं होना चाहिए। देखो भाई relation is always subset of a cross b। तो यहाँ पे relation is on a बोला है तो a cross a का subset होगा। अब a cross a के एलिमेंट कौन से, तो 1 1 ये फॉर द कन्वीनियंस से लिख रहा हूं, लिखना जरूरी नहीं है। 1 2 1 3
देन 2,1, 2,2, 2,3, A क्रॉस A कर रहा हूँ, देन 3,1, 3,2 एंड 3,3। अब ये जो रिलेशन बना, ये कोई एक रिलेशन R बना। अब हमें इसमें से ऐसा कोई एक रिलेशन लेना है, या कितने रिलेशन बनते हैं वो देखना है हमें, जिसमें 1, 2 एंड 1, 3 आता हो, वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्री हो, पर ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। मतलब एक रिलेशन में ऐसा बनाऊंगा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो मेरे को 1, 2 एंड 1, 3 तो लेना है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था कि 1, 1 उसमें होना चाहिए, यहाँ पे 2 ले रहे हैं तो 2, 2 भी उसमें होना चाहिए, यहाँ पे 3 ले रहे हैं तो उसमें 3, 3 भी होना चाहिए। इस तरीके का ये रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। 1, 1, 2, 2, 3, 3 अगर ये सब आते हैं इसमें तो रिफ्लेक्सिव बोला जाएगा। अब ऐसा हमें एक रिलेशन बनाना है कि जो रिफ्लेक्सिव बनता हो, सिमेट्रिक बनता हो, बट ट्रांजिटिव ना बनता हो। हमें रिलेशन रिफ्लेक्सिव बनाना था, इसलिए 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 ये लेने पड़ेंगे। 1, 2 एंड 1, 3 तो लेने हैं, ये दहेज में आए हुए हैं, इसको तो लेके जाना ही है। ओके, अब दूसरे अगर मुझे सिमेट्री बनाना है, तो अगर मैंने 1, 2 लिया है तो 2, 1 भी लेना पड़ेगा, एंड 1, 3 लिया है तो ये 3, 1 भी लेना पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसा हो कि सर तो फिर सोचने जाए तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। क्यों सर? तो 1, 2 एंड 2, 2 ये दोनों रिलेशन में है। अगर मैं एक रिलेशन ये बनाता हूँ R1 इज इक्वल टू दिस, तो अगर रिलेशन ये मैंने बनाया तो 1, 2 एंड 2, 2 ये दोनों रिलेशन में है। तो क्या था भाई ट्रांजिटिव का, कि अगर AB एंड BC बिलोंग्स टू R है तो AC बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो 1, 2 एंड 2, 2 बिलोंग्स टू R है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट एंड इसका लास्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो 1, 2 बनता है ऐसा अगर लिया तो, और ये 1, 2 तो ऑलरेडी रिलेशन में है, तो फिर ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो फिर ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, पर हमें ऐसा कुछ एग्जाम्पल देना है जिससे वो ट्रांजिटिव ना बने। यही रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, ये जो मैंने बना के दिया है वो, अगर ध्यान से देखो तो ये तो हमने एक एलिमेंट के लिए लिया कि 1, 2 एंड 2, 3 लेते हैं तो 1, 3 तो बिलोंग करता है। पर अगर मैं ऐसा सोचूं कि 3, 1 एंड 1, 2 तो 3, 2 बिलोंग करना चाहिए, तो यहाँ पे कहीं पे 3, 2 नहीं आता है ना? तो ऐसा ये एक ही रिलेशन बना सकते हो कि जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये जो 9 एलिमेंट थे उसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो ले लिए हैं। अगर मैं, अब आप ऐसा सोचोगे भाई सर चलो ना 3, 2 नहीं लेना है, 2, 3 ले लेते हैं, तो अगर मैंने 2, 3 लिया इसमें तो मुझे 3, 2 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जो रिलेशन है वो सिमेट्री तो है। तो दैट्स व्हाई ऐसा एक ही रिलेशन एग्जिस्ट करेगा जो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्री है बट ट्रांजिटिव नहीं है। सीक्यू नंबर 17 आपसे हो जाएगा। इसमें आपको इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने हैं, मतलब सब कुछ होना चाहिए और 1, 2 को कंटेन करना चाहिए, खाली एक ही सेट है। तो इसका आंसर आप ट्राई करना, डाउट हो तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इसका आंसर आएगा 2 आंसर आता है। ओके, एंड लास्ट एवा बेस सेट 18th, let f be the signum function, let fx is equal to 1, 0, -1, r be the g from r to r be the greatest integer function, g of f and fog find करना है। does g of f and fog 0 to 1 में आएंगे ऐसा पूछा हुआ है, तो ये भी इजी है। आप लोग fog एंड gof फाइंड करना, देखना कि क्या आंसर आता है, एंड जो आंसर आता है वो इंटरवल 0 to 1 में ओपन 0 है, मतलब 0 नहीं होना चाहिए पर 1 हो सकता है। हमें FOG फाइंड करना है एंड GOF फाइंड करना है, एंड आपको चेक करना है कि वो 0 to 1 में आता है कि नहीं। सिंपल। लास्ट वन, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट A, B। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का फॉर्मूला ऐसा है, याद रखना, n raised to n square, जनरलाइज फॉर्मूला।
कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे, तो n रेज टू n स्क्वायर इज द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे n की जगह पे हम लोग 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अगर n की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 रेज टू 2 स्क्वायर, एंड 2 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 4, तो 2 रेज टू 4 एंड दैट इज इक्वल टू 16। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज 16। दैट्स